राजीव दीक्षित आजाद भारत के ये वो क्रांतिकारी थे जो अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेते थे। ये शख्स भारत में योग और आयुर्वेद का अलग जगाने निकले थे और बीतते समय के साथ इस स्वदेशी प्रवक्ता के साथ लाखों लोग जुड़ने लगे थे। राजीव दीक्षित अपने भाषण के दौरान कई दावों के साथ विदेशी कंपनी, अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी शिक्षा और काला बाजारी जैसे कई मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चा करते थे। लेकिन उनके इस प्रचार प्रसार से कई विदेशी कंपनियों के साथ साथ काफी लोगों को दिक्कत होने लगी थी। इसीलिए साजिशों के तहत उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन राजीव दीक्षित अपने अंदाज की तरह ही अपने मौत के साथ भी कई सारे सवाल खड़े करके चले गए, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कई बार तो बाबा रामदेव के साथ भी राजीव दीक्षित के मौत के तार जोड़े गए, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजीव दीक्षित के जीवन से जुड़े कुछ बेहतरीन फैक्ट्स के साथ ही बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित के कनेक्शन और राजीव दीक्षित के मौत पर उठ रहे सवालों के सच और झूठ को जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी राजीव दीक्षित को अपना आदर्श मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं भारत को भारतीयता के मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम में लगा हुआ हूं। केवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। भारत को अंग्रेजों के कानून रद्द करके भारत की व्यवस्थाओं और अपने देश के अनुरूप कानून बनाने चाहिए। अपने स्वदेशी के दौरान इस तरह के कई विचार लोगों के सामने रखने वाले राजीव दीक्षित एलोपैथी मेडिसिन को इलाज नहीं बल्कि बीमारियों का कारण मानते थे। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्होंने अपने अंतिम समय में भी एलोपैथी मेडिसिन को यूज करने से साफ इनकार कर दिया था। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी अभियान को लेकर लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने वाले इस प्रवक्ता का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नाह गांव में हुआ था। उनके परिवार में पिता राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के अलावा एक बड़े भाई प्रदीप दीक्षित और बहन लता शर्मा है। राजीव दीक्षित ने स्कूलिंग फिरोजाबाद से की और फिर इलाहाबाद शहर के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक और आईआईटी से एमटेक की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के बीच में कुछ रिसर्च थीसिस के लिए राजीव नीदरलैंड गए और अपने रिसर्च पेपर को उन्हीं के डच लैंग्वेज में पढ़ना शुरू किया। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने राजीव दीक्षित को अपनी मूल भाषा यानी कि हिंदी में रिसर्च पेपर पढ़ने को कहा और इसी वाक्य के बाद से राजीव दीक्षित हिंदी के महत्व को समझे और इसे बढ़ावा देने के लिए काम करने लगे। कई रिपोर्ट्स के अनुसार राजीव दीक्षित ने कुछ समय तक भारत CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में काम किया और इसी दौरान एक रिसर्च प्रोजेक्ट में उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। अब आपको बता दें कि साल 1984 में हुए भोपाल गैस कांड से भी राजीव दीक्षित काफी विचलित हुए। काफी लोगों को इस गैस कांड का शिकार होते देख राजीव दीक्षित ने इस पर खुद अपने स्तर से जांच की और दावा किया कि भोपाल गैस कांड कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिकियों का भारतीय गरीबों पर कराया गया एक एक्सपेरिमेंट यानी टेस्ट था। इस हादसे के बाद से राजीव दीक्षित ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। अब उनका मकसद सिर्फ भारत की भलाई सोचने का था, इसीलिए उन्होंने भारत के गुलामी के दौर और अनेक ऐतिहासिक किताबों को पढ़ना शुरू किया, जहां से भारत की असली समस्याएं स्टार्ट हुई। उन्होंने अपने गुरु धर्मपाल की मदद से इंग्लैंड से भी कई गुप्त किताबों को निकलवाया और सबको जनता के सामने रखकर अंग्रेजों की सच्चाई बतानी शुरू की। कहा जाता है कि राजीव दीक्षित ने जन जागरूकता के लिए लगभग 30,000 से ज्यादा भाषण किए हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि राजीव दीक्षित ने साल 1990 के दशक के स्टार्टिंग से ही भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की। ये वो दौर था जब साल 1991 के लिबरलाइजेशन की वजह से कई विदेशी कंपनियां भारत में एंटर कर रही थीं। इसी समय से राजीव दीक्षित का आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा होने लगा और जन जन की आवाज बनने लगा। लेकिन कुछ लोगों को राजीव दीक्षित खटकने भी लगे थे। हालांकि इस संबंध में किसी का नाम अब तक सामने नहीं आया है। दोस्तों, इसी तरह भाषण करते हुए साल 2009 में बाबा रामदेव के साथ राजीव दीक्षित की मुलाकात हुई। राजीव दीक्षित स्वामी रामदेव से काफी प्रभावित हुए, इसीलिए उन्होंने उनके साथ जुड़कर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट नामक आंदोलन की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव का पद भी संभाला। अब देश के अलग अलग जगहों पर जाकर राजीव दीक्षित विचारों को देने लगे और इधर बाबा रामदेव अपने योग और आयुर्वेद का प्रचार करने लगे और आस्था चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण होने की वजह से उन्हें काफी जल्दी लोकप्रियता मिल गई। दोस्तों, राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव को साथ आए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। इसी बीच साल 2010 के नवंबर में राजीव दीक्षित अपने भाषण के सिलसिले में छत्तीसगढ़ गए। तभी भिलाई से लौटते समय उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इमीडिएटली भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें अपोलो BSR में रेफर किया गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ टाइम के बाद ही हार्ट अटैक की वजह से उन्हें मृत बता दिया।
उनके जन्मदिन यानी कि 30 नवंबर के दिन ही उनके मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनके मौत के बाद डॉक्टर्स ने उनका पोस्टमार्टम नहीं किया, जबकि मौत के तुरंत बाद उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी। उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम अलीगढ़ नहीं ले जाया गया, बल्कि हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में ले जाया गया और वहीं उनका अंतिम संस्कार कराया गया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब राजीव दीक्षित खुद ये दावे कर रहे थे कि वो 30 साल से कभी हॉस्पिटल नहीं गए और उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अचानक से उन्हें हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? और बॉडी नीले पड़ने के बाद भी उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? कई समर्थकों का यह मानना है कि राजीव दीक्षित की मौत एक साजिश के तहत की जाने वाली हत्या है। वहीं राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव के बीच तो काफी अच्छे संबंध थे, तो फिर रामदेव जी का ऐसे अनैतिक बातें करना, जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक आया तो उन्होंने करीबन 4 घंटे तक राजीव से बातें की, उनके उपचार के लिए उन्हें 25 लाख दिए, ये इस जैसे बयान खुद ही बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा करते हैं कि राजीव दीक्षित जी की हत्या से वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर राजीव दीक्षित जिंदा होते तो आयुर्वेद का एक बड़ा ब्रांड बन चुके होते, जो शायद पतंजलि से भी काफी बड़ा होता। दोस्तों, राजीव दीक्षित को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दीप शिक्षा को सब्सक्राइब करें।